हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला अध्याय, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का हल जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एक एक करके सभी अध्याय का वीडियो बना दूंगा। आप वहां से आसानी से इन प्रश्नों के हल जान सकते हैं। आपकी आसानी के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पर दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा यूरोप। दूसरा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी वियना कांग्रेस के आने के बाद फिर से वही राजवंश आ गया, तो वो कौन सा राजवंश था? तो इसका सही जवाब होगा बुर्बो राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि आप इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरों का बहुत ही मज़ेदार ढंग से जो है मज़ा ले सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जहां आप क्विज मोड में इन प्रश्नों के उत्तर जो है हंसते खेलते प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कौन देश था जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हों या उनमें एकीकरण की भावना आए? तो ये ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो था वो चाहता नहीं था कि पुरातन व्यवस्था जो है ख़त्म हो। नेक्स्ट प्रश्न है काउंट कावूर। काउंट कावूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो चांसलर यानी प्रधानमंत्री के पद पर जो है काउंट कावूर को विक्टर एमेनुअल ने नियुक्त किया था। विक्टर एमेनुअल राजा था और उसने जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया था काउंट कावूर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? यानी कौन सा काम वो किया करता था? तो पेशे से वो नाविक था, नाव चलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जाल्वेरिन एक संस्था थी। तो जाल्वेरिन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी, यानी व्यापारी लोग जो है इसके संगठन बनाए हुए थे। नेक्स्ट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था और इसी नीति का एकीकरण में बहुत ही अहम रोल रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। 11वां प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये यूनान का रहा है। यूनान ने जो है प्रेरणा दिया है यूरोप के देशों को उनके ज्ञान विज्ञान और साहित्य के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये संधि जो है तुर्की के साथ हुई थी। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल जान लिया। अब हम लोग चलते हैं रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला है। इसमें पहला प्रश्न है कि सेडान, तो यहाँ जो है सेडान भरा जाएगा। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन और दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है सोडोवा का युद्ध, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया, यानी मेटरनिक युग जो था वो ख़त्म हो गया 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे तो यहाँ जो है इटली होगा। यहाँ एकीकरण हो गया, आप इसको बना लीजिएगा इटली, ठीक है। इटली के एकीकरण से बचा रहा, तो यहाँ हो जाएगा इटली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक का नाम था ओटो, तो ओटो भरा जाएगा। ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया था। और अंतिम प्रश्न है भरने वाले में, हंगरी की राजधानी, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने भरने वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब जो है सही मिलान करने वाला है, हम जो है इसको सही सही मिलान करके यहाँ लिख चुके हैं। जैसे समूह अ और समूह ब, तो मेजनी जो था वो इटली का रहने वाला था। इटली के एकीकरण में इसने अहम रोल निभाया था, तो इसका मिलान जो है इटली से होगा। हिगेल जो था वो दार्शनिक था, इसने जो है इसके विचारों से जो है मेजनी बहुत ज़्यादा प्रभावित भी था। अगला प्रश्न है बिस्मार्क, तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के चांसलर, अभी हमने बात किया प्रधानमंत्री, तो चांसलर जो था वो प्रधानमंत्री के बराबर ही था। तो
जर्मनी का चांसलर था वो, और विक्टर एमेनुअल जो था वो राजा था, राजनीतिज्ञ था। इसी ने जो है बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला ही है, लेकिन ये जो है समय है। तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। इसको वियना कांग्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि मेटरनिक ने इसमें अहम रोल अदा किया था। और जिन देशों में पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ था वहाँ फिर से राजतंत्र लाने की कोशिश की गई थी, और इसी के लिए ये सम्मेलन बुलाई गई थी। तो 1815 में हो जाएगा इसका मेटरनिक का पतन। तो मेटरनिक की पतन जो है 1848 ईस्वी में हुआ। आपने मेटरनिक युग का अंत भी हो गया एक तरह से कहा जाए। 1815 से लेकर के 1848 का जो समय है ये मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, और सेडान का युग तो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, एक और मिलान करने वाला है कोसुत। तो कोसुत जो था वो हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, यानी हंगरी को जो है स्वतंत्रता दिलाने में इसने अहम रोल अदा करी थी। नेक्स्ट है एड्रियानोपोल की संधि। तो एड्रियानोपोल की संधि जो है 1829 ईस्वी में हुई थी, और यूनान को स्वतंत्रता तो 1832 ईस्वी में मिली थी, और पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने मिलान करने वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी किसी खास भौगोलिक, जैसे हम बात करें प्यारा देश भारत की, तो भारत जो है उसकी एक बाउंड्री है, यानी एक भौगोलिक सीमा है। इसकी यहाँ के लोगों की एक अलग संस्कृति है, और यहाँ के लोगों का एक अलग परिवेश है। तो एक परिवेश, एक संस्कृति, एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जब एकता की भावना आती है, तो वो जो एकता की भावना ही है वही राष्ट्रवाद है। जैसे एक सिंपल शब्दों से ये समझा जा सकता है कि अगर हमारे देश के साथ किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो, तो निश्चित तौर पर हम यही चाहेंगे कि हमारा देश जीते। तो ये जो भावना है कि हमारा देश सबसे आगे रहे, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था? तो मेजनी एक महान साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, और योग्य सेनापति था, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तीन कहा जा सकता है कि प्रमुख इनमें चीज़ें थी। तो एक तो साहित्यकार था, अच्छे गणतांत्रिक विचारों के समर्थक, और योग्य सेनापति था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो रुकावट बन रही थी, जर्मनी के एकीकरण नहीं होने देनी चाह रही थी? तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा था ऑस्ट्रिया, क्योंकि मेटरनिक जो थे वो चाहता नहीं था कि इटली जो है या जर्मनी जो है उसका एकीकरण हो। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी वो थी ऑस्ट्रिया। इसके अलावा उसकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं भी जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। यानी वहाँ तरह तरह के जो है धर्म के मानने वाले लोग थे, और उनकी सामाजिक स्थिति जो थी वो एक जैसी नहीं थी, और इस वजह से भी उनमें एकीकरण नहीं हो रही थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेटरनिक युग क्या है? इसकी चर्चा हम लोगों ने करी थी। तो 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस युग में मेटरनिक जो था वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित कर रहा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप के द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री बनाना था। यानी लुई फिलिप ने जो है एक प्रधानमंत्री बनाया जिसका नाम था गीजो। गीजो जो था वो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी जो काम मेटरनिक करता था वही काम जो है एक तरह से कहा जाए गीजो करता था। प्रतिक्रियावादी यानी क्रिया के विपरीत किया गया क्रिया जो है वो प्रतिक्रिया है। तो वो बहुत ज़्यादा ही प्रतिक्रियावादी था, जो किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था। यानी जैसा चल रहा है, जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, इसमें किसी भी तरह की सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जानते ही हैं कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समय के साथ जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं लाएंगे, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ जाएगी। तो ये देश में उस समय जो था वो बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ गई थी। ऐसे में चारों ओर गीजो की आलोचना होने लगी कि गीजो जो है वो किसी काम का नहीं है। लोगों ने जगह जगह अवरुद्ध कर लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। यानी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि लुई फिलिप अपना गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो है देश संभल नहीं रहा है। अंततः लुई फिलिप जो था वो गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड
चला गया था। तो ये एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा रीज़न रहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो अभी हमने चर्चा करी कि ऑस्ट्रिया चाहता नहीं था एकीकरण हो, तो हम लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की विरोधी भूमिका थी। वह इटली और जर्मनी के एकीकरण होने नहीं देना चाहता था। इसके लिए उसने 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना की थी और वियना कांग्रेस का उद्देश्य ही था कि पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। उत्तर लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने अपने शासनकाल में कई सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार किए, जिससे एकीकरण को बल मिला। अपने विजय अभियानों द्वारा विजित राष्ट्रों में समान कानून व्यवस्था लागू कर उसने राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। यानी एक देश की अगर बात करी जाए, जैसे जर्मनी की बात करी जाए, तो जर्मनी में बहुत छोटे छोटे जो क्षेत्र थे और वहाँ हर तरह के जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना कानून था, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाएं थी। तो निश्चित तौर पर जब अलग अलग चीज़ें होंगी तो लोग जो है एक नहीं होंगे। लेकिन जब वहाँ नेपोलियन गया, नेपोलियन ने उन सभी छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया, तो बस एक नेपोलियन ने जो है अपना जो कानून लागू किया, वही कानून जो है पूरे उस क्षेत्र में लागू हुआ। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि वे लोग अब समझने लगे कि हम एक राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो नेपोलियन के द्वारा जो भी बदलाव किया गया, उससे यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैला। अगला प्रश्न है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, यानी गैरिबाल्डी ने कौन कौन से कार्य किए। तो गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी और पेशे से नाविक था। उसने अपने कर्मचारी एवं स्वयंसेवकों की एक सेना बनाकर इटली के सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर जीत लिया। इसके बाद उसने रोम पर भी आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काउंट काबूर के हस्तक्षेप के बाद उसने यह योजना त्याग दी और बिना किसी शर्त के जीते हुए क्षेत्र विक्टर एमेनुअल को सौंप कर एक साधारण किसान बन गया। यानी गैरिबाल्डी जो था वो एक पेशे से नाविक था और इसके अलावा महान क्रांतिकारी था। वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इसके लिए उसने अपने कर्मचारियों की और स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई और उनको जो है ट्रेनिंग दिया, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र की उसने ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद जो है उनको सिसिली और नेपल्स जो इटली के क्षेत्र थे, इन पर आक्रमण किया। आक्रमण ही नहीं किया बल्कि उस पर जो है अपनी पकड़ भी बना ली। उसके बाद उसकी योजना थी कि वो रोम पर भी आक्रमण करेगा और रोम को भी अपने क्षेत्र में जो है ले लेगा। लेकिन उसके बाद जो है काउंट काबूर ने हस्तक्षेप किया, यानी काउंट काबूर ने उनको ऐसा करने से मना किया। चढ़ाई करने की योजना बनाई थी, उसको छोड़ दिया। और इतना ही नहीं बल्कि जो सिसिली और नेपल्स के क्षेत्र थे उसने जो जीते थे, उसको बिना किसी शर्त के वहाँ का जो राजा था उस समय विक्टर एमेनुअल, उनको सौंप दिया और सौंप करके एक साधारण किसान की तरह जो है जीवन जीने लगा। और उनके इस कार्य को जो है बहुत ज़्यादा सराहना करी गई, क्योंकि निस्वार्थ होकर के उन्होंने ये काम किया। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है उनके इस योगदान को जो है बताया जाता था कि किस तरीके से गैरिबाल्डी ने जो है अपने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, तो भारत के लोग भी जो है भारत की आज़ादी के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। यह कहना बिल्कुल सत्य है कि विलियम प्रथम बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। विलियम प्रथम ने जर्मनी में कई सुधार किए, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हुई। औद्योगिक क्रांति से जर्मन राष्ट्रों में एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुए। सबसे बड़ी बात यह कि विलियम प्रथम ने एकीकरण को ध्यान में रखकर ही बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। यानी विलियम प्रथम जो था वो मेटरनी की तरह जो है संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं था। उसने जो है अपने देश में जो है औद्योगिकरण को बल दिया और औद्योगिकरण का बल मिलने से जो है एक तरह से कहा जाए कि व्यापार में और उद्योग में बहुत तेज़ी से विकास हुआ और इससे जर्मनी के राष्ट्र जो थे एक सूत्र में बंधे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो है विक्टर एमेनुअल ने अपना जो चांसलर नियुक्त किया था वो इसी बात को ध्यान में रख करके किया था कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।